हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से 13.2 का 3 क्वेश्चन हो गया है। तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा तो आ रहा होगा, अच्छे से समझ गए होगे और आगे का क्वेश्चन अगर आपने किया है तो वो भी आपसे हुआ होगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, कर सकता हूँ ना। यस, तो चलो देखो, अगर किए हो तो अच्छी बात है, नहीं किए हो जहाँ पे डाउट हुआ होगा वहाँ पे देख सकते हो। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। The diameter of a roller is 84 centimeter, means 84 centimeter, and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to level of playground. Find the area of playground in meter square. Centimeter, centimeter, but answer मीटर स्क्वायर में पूछा है। इतनी बात तो समझ में आती होगी कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन है सो देखो दोस्त। अब ऐसे यहाँ पे रोलर तो नहीं ला सकता मैं, बट समझने के लिए समझो। ये जो अपना व्हाइट बोर्ड है इसको अपना प्लेग्राउंड समझो। अभी के लिए तो लगता है कि ये लेवल है पूरा, है ना। लेकिन सपोज ये प्लेग्राउंड जब बन रहा होगा तो क्या होगा, कहीं पे ऊंचा होगा, कहीं पे नीचा होगा, मतलब अप एंड डाउन टाइप का सिचुएशन है यहाँ पे। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रोलर के हेल्प से इसको क्या करना होगा, आपको इस तरह से रोल करना है कि ये पूरा प्लेइंग ग्राउंड अच्छे से क्या हो जाए, एक प्लेन जैसा बन जाए। ऐसा क्वेश्चन का सेंस है। तो हम लोग क्वेश्चन को सेंस को समझते हुए एक रोलर समझ। देखो दोस्त, ये अगर रोलर है तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि रोलर का जो है ना, रोल करने वाला पार्ट है वो ग्राउंड के टच में जो रहता है वो ये पार्ट रहता है। इमेजिन करो रोलर देखियो, तो ये जो पार्ट है यहां से देखना, और ये वाला जो पार्ट है इधर से रोलर का, यहाँ पे कुछ ऐसा कोई मतलब यहाँ पे एक रॉड लगा रहता है और ये रॉड के सहारे है ना रोटेट करता है ना, एक्सेल की तरह ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पार्ट ऐसे ऐसे रोटेट करके मूव करते हुए आगे जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो आप समझ के देखो कि अगर मैं एक किनारे से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ रोल करना, तो देखो 1 रिवॉल्यूशन में क्या होता है, ये वाला जो मार्कर, ये जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस पार्ट को देखो और समझो कि यहाँ से रोल करना शुरू किए। ये ग्राउंड के टच में नहीं होता है, ये भी नहीं है। तो जब रोल करना शुरू होगा तो देखो रोल करते रोल करते हुए जा रहा है और ये फिर से ऊपर आ गया 1 रिवॉल्यूशन। तो अच्छा 1 रिवॉल्यूशन में आपने क्या देखा, ये वाला जो कर्व सरफेस एरिया का पार्ट है वो प्लेग्राउंड के कांटेक्ट में। एक और रोल करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, फिर से ये ऊपर आ गया 2 रिवॉल्यूशन में। देखो पूरा प्लेग्राउंड को इमेजिन करते हैं कि इस तरह से रोलर को रोल करेंगे तो 500 है ना, तो याद है ना 500 टाइम्स इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो बोला ऐसा करने से प्लेग्राउंड का एरिया कितना है, क्या बता सकते हो, तो बता पाएंगे ना। 1 रिवॉल्यूशन में कितना एरिया, 2 रिवॉल्यूशन में इतना एरिया, ऐसे करते करते 500 रिवॉल्यूशन में कितना एरिया। एक चॉकलेट का कॉस्ट 5 रुपया, तो 10 का 50 रुपए, 100 का 500 रुपए, क्या करते हैं इनटू करते हैं, तो 1 रिवॉल्यूशन का एरिया मिल जाएगा तो 500 रिवॉल्यूशन का एरिया मिल जाएगा। अरे समझ पा रहे हो क्या दोस्त? यस, तो समझ गए तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है तो लिखो यहाँ पे रेडियस ऑफ रोलर, जो रोलर है उसका रेडियस कितना हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज सेंटीमीटर में यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 4 जा 8 42 सेंटीमीटर। यहीं पे हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो हो जाएगा 0.42 मीटर। क्लियर है क्या? यस, वेरी गुड, क्लियर होना चाहिए। नाउ रेडियस मिल गया, अब क्या निकालना चाहेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग निकालना चाहेंगे लेंथ। अच्छा ये रोलर जो आपको दिखा रहा था मैं, रोलर ऐसे है ना, ऐसे रोल कर रहा है, तो ये तो इसका लेंथ दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्टली अगर सोचो इसे सिलेंडर के फॉर्म में देखोगे तो जो लेंथ है वही तो हाइट होगा ना। तो ये जो लेंथ है वो हाइट है, यहाँ लिख सकते हैं हाइट ऑफ द रोलर, हाइट ऑफ द रोलर। तो दोस्त कितना हो जाएगा बताओ, 120 सेंटीमीटर है हाइट, इसको h ले लेते हैं, हाइट ऑफ द रोलर h इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 120 बाई 100, तो 0 0 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 1.2 मीटर, क्योंकि एक 0 है तो ऊपर में डेसिमल राइट से एक प्लेस आगे आ जाएगा, मतलब ऐसे देखा जाए तो पीछे आ जाएगा, राइट से एक पीछे।
तो 1.2 मीटर हाइट हो गया, रेडियस आपके पास 0.42 मीटर है। तो आप क्या निकालना चाहोगे? पहले आप कर्व सरफेस एरिया निकालोगे। कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा, लिखो यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर इज इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बोलो कल्याणी, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया? अरे बोल दो, यस वेरी गुड, 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, यस। तो लिखो आप 2 पाई की जगह पे 22/7। रेडियस कितना है दोस्त? रेडियस हमने निकाला था, रेडियस ऑफ रोलर आर ले सकते हैं इसको, ये आया है 0.42, तो 0.42 इनटू हाइट कितना है? हाइट है 1.2, और ये सब मिला करके जो एरिया आएगा वो किस में आ जाएगा? मीटर स्क्वायर में, क्योंकि सब मीटर में हो गया, रेडियस भी मीटर में, हाइट भी। अब 7 का टेबल पढ़ते हैं, 7 1 जा 7 6 जा 42, लेकिन डेसिमल 2 प्लेस पे है, तो यहाँ पे डेसिमल 2 प्लेस पे होगा, तो यहाँ एक 0 लिखना पड़ेगा, फिर डेसिमल 0.06। हाँ, ऐसे समझ में आना चाहिए। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कट करने का, तो आप सबको मल्टीप्लाई करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 44 हो जाएगा इनटू, देखो 12 का टेबल पर पहले 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, तो यहाँ से आ जाएगा 72। लेकिन देखो यहाँ 2 प्लेस पे डेसिमल है और यहाँ पे भी 1 प्लेस पे डेसिमल है, तो तीनों को मिला देंगे तो 3 प्लेस पे डेसिमल मुझे डालना चाहिए, ये इतना आना चाहिए। मैं कैलकुलेशंस में सिर्फ और सिर्फ आइडिया दूंगा, हर चीज करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा सॉल्व करो उसको अच्छे से, तो समझ में आने लगेगा। अब ये डेसिमल में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं यहाँ नहीं सिखा सकता, पहले जहाँ सिखाया वहाँ से सीखो। छोटे क्लास का जो कुछ प्रॉब्लम है तो उस क्वेश्चन को करो, आएगा। क्या कर रहा हूँ देखो, 12 6 जा 72, डेसिमल कैसे डाल रहा हूँ, यहाँ 2 प्लेस पे, यहाँ 1 प्लेस पे, तो दोनों मिलकर के क्या आएगा 3 प्लेस पे, तो यहाँ तो 2 ही प्लेस है, तो एक 0 डालना पड़ेगा, और डेसिमल यहाँ पे 0.07। 44 को 0.07 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं 44, और यहाँ 72 को ऐसे रहने दो, है ना, 0 पीछे का कोई मतलब नहीं है, तो अभी डेसिमल है वो काउंट करते वक्त मतलब रहेगा, बट मल्टीप्लिकेशन में उसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ से 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, और फिर से 4 से वही करना है तो 288 ही आएगा। यहाँ से 8 8 8 16, 1 8 2 10 प्लस 1 11 2 1 3, कितना आ गया 3168। अब देखो डेसिमल 3 प्लेस पे है, तो डेसिमल 3 प्लेस पे, अब आ जाएगा इसका रोल, तो कितना आ गया 3.168 मीटर स्क्वायर। ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। अब इंडायरेक्टली देखो, प्लेग्राउंड को जब आप रोल कर रहे हो, प्लेग्राउंड को जब आप रोल कर रहे हो तो एक बार रोल करने से क्या हो रहा है वो देख सकते हो। एक कॉल आ रहा है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, मैं इसको बाद में कर देता हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, है ना। चलो, एक इम्पॉर्टेंट मैं कॉल आने वाला था पार्सल का, तो इसीलिए मैंने देख लिया। चलो अब देखते हैं, तो ये समझ में आ गया 3.168 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक बार रोल किया है तो इतना एरिया कवर कर रहा होगा, तो यहाँ लिख सकते हो एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन कितना होगा दोस्त, इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। हो गया या नहीं होगा? और जो कि कितने के बराबर है, ये है 3.168 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 500 रिवॉल्यूशन, इन 500 रिवॉल्यूशंस क्या हो जाएगा दोस्त, बोलो 500 इंटू 3.168 मीटर स्क्वायर। अरे हो गया या नहीं, बिल्कुल सही। अब आप इसको यहाँ पे 3.168 है, 500 का डबल 0 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 8 जा 44 हो गया, 5 6 जा 30 प्लस 4 34, 3 हो गया, 5 1 जा 3 8 हो गया, 5 3 जा 15। डेसिमल 3 प्लेस के बाद है, डन। तो यहाँ से आ जाएगा। वैसे डेसिमल के बाद ये जो 0 है, डेसिमल के बाद का 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 15.84।
15.84। और दोस्त ये डबल जीरो मैंने छोड़ दिया था, तो वो उसको आप इंटू 100 लग सकते हो, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 जीरो है तो जब 100 या 10 जैसे चीज़ों से मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल आगे की ओर मूव करता है, तो यहाँ 2 प्लेस आगे जाना चाहिए डेसिमल, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है तो आगे ले जाओ। तो आंसर कितना आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। ये 500 रिवॉल्यूशन में इतना एरिया रोलर ने कवर किया होगा, और एक प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए इतना ही क्या चाहिए था, रोटेशन। तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या हो जाएगा दोस्त, बताओ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना हो जाएगा, अरे बोलो जल्दी से, यस 1584 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। आप इसको अच्छे से समझो, बेसिक जो कैलकुलेशन है वो आना चाहिए आपको, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। जहाँ नहीं समझ में आया उसको पीछे करके वापस से देखो और छापो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपसे हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखो, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन फिर से है सिलिंड्रिकल पिलर के बारे में। अब पिलर फिर दिखाना यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चीज समझ सकते हो कि वही सेम कहानी कि ऐसे पिलर है ना, ऐसे ग्राउंड पे लगे हुए हैं, इसके ऊपर यहाँ पे छत है, ऐसा लगा हुआ है यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे नहीं लगा होता, एक पिलर इस कॉर्नर पे लगा है, मान लो ये वॉल है किसी भी रूम को, अगर आप देख पा रहे होगे कॉर्नर पे पिलर्स लगे होते हैं, या कभी कभी आप देखना फ्रंट में भी एक सिर्फ पिलर ही रहता है ऐसे फॉर्म में। सपोज यहाँ पे एक पिलर लगा हुआ है या यहाँ पे एक पिलर लगा हुआ है, तो जब पिलर लगा हुआ है दोस्त, मैं बोलूँगा कि इसको पेंट करना है, तो पिलर को ऑब्वियसली बात अंदर से पेंट करेंगे क्या, अंदर में कुछ थोड़ी ना होगा, अंदर में जाकर के पेंट करो। अरे अंदर में तो ऑलरेडी उसमें जो बालू सीमेंट है ना, रॉड ये सब लगा हुआ है, वो अंदर से थोड़ी ना दिखता है, इसी पे तो अपना मकान खड़ा है, समझ पा रहे हो। नीचे में जाकर के ऐसा नहीं है अंदर घुस करके पेंट करेंगे, नहीं, इसके बाद तो फ्लोर होगा। ये सब पार्ट अपन तो दिखता नहीं, नीचे वाला नहीं दिखता है, ऊपर वाला नहीं दिखता है, अपने को साइड वाला ही दिखता है, तो हम पेंट भी इसी को करते हैं। समझ पा रहे होगे क्या कहना चाहता हूँ, यस। रेडियस तो ऑब्वियसली बात है, उस हिसाब से है, जो सिलिंड्रिकल पाइप है तो उसका ये जो टॉप है या बेस है वो तो ऑब्वियसली बात है स्फेरिकल ही होगा ना, मतलब आप अभी के लिए बोल सकते हो सर्कुलर होगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्फेरिकल में 3D सेंस आता है, तो ये क्या है सर्कुलर होगा, तो रेडियस वो होगा और ये हाइट होगा। तो देखो क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, ए सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड, मतलब जो मैं दिखा रहा था कि जो हम अंदर से देख नहीं सकते, उसका जो ऊपर वाला और नीचे वाला डायमीटर दिया है 3.5 मीटर, एंड हाइट दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया। मैंने बताया पेंट तो हम कर्व सरफेस एरिया को ही करते हैं, तो ऑफ पिलर एट द रेट ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है कि किस रेट से आप पेंट करें। चलो करते हैं, समझ में आएगा। सॉल्यूशन से देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे रेडियस, क्योंकि रेडियस नहीं डायमीटर दिया है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेडियस ऑफ पिलर, है ना। इसको हम लोग रेडियस ब्रैकेट में r लिख दो, रेडियस r ऑफ द पिलर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। अभी देखो ये जो पार्ट है ना, इसको बहुत सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, मैं ये आपको ये सलाह दूंगा, इसको सॉल्व मत करो। क्यों? क्योंकि ये रेडियस ना कहीं कर्व सरफेस एरिया में 2 पाई आर एच आता है, पाई में 22/7 आता है ना, तो उसके आगे r लिखा जाएगा, तो ये 3.5 वहाँ पे 7 से कट जाएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। जब भी क्वेश्चन सरफेस एरिया में वॉल्यूम का करो दोस्त, तो मेरी सलाह है आपको, मान लो भाई दे रहा है सलाह तो मान लो यार, क्या क्या, अरे सलाह क्या, अरे रुको तो बता रहा हूँ, इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो। सलाह ये है दोस्त कि जो भी वैल्यू आया ना उसको वहीं पे सॉल्व मत किया करो, लास्ट तक के लिए छोड़ो, एकदम लास्ट में कैलकुलेट करना। सही बताता हूँ, वहाँ पे आपके लिए बहुत काम आसान हो जाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिस से होगा। देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ, रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ पिलर, कोई बताएगा क्या है, अरे बोलो जोर से, हाँ कितना है पिलर का हाइट, 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। मतलब यहाँ पे मैंने गलती लिखा है दोस्त, ये 50 सेंटीमीटर था, 50 सेंटीमीटर है
क्या डायमीटर, तो इसका 50 सेंटीमीटर को डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट दिया है ना, तो समझ में आना चाहिए कि हाइट दिया है कितना 3.5 मीटर, तो ये तो मीटर में दिया हुआ है ना, तो उसको भी हम लोग मीटर में ले लेते हैं। तो इसको क्या कर देते हैं 25/100। अब 25/100 को काटना आसान है तो हम कट कर लेते हैं इसको। ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25 1 जा 4, तो 1/4 मीटर हो जाएगा। मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं चाहता तो मैं 0.25 भी रख सकता था, बट 1/4 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाद में देखेंगे क्या इसका यूज होता है। तो 1/4 मीटर हो गया, लेकिन ये अभी हमारा रेडियस आ गया। आप देख सकते हो 50/2 किया था, क्यों डायमीटर था ना, डायमीटर का आधा रेडियस, ओके 25। लेकिन ये किसमें है सेंटीमीटर में, हमें किस में चाहिए मीटर में। मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 25/100 1/4 मीटर। अरे समझ गए ना, यस आराम आराम से समझो। हाइट ऑफ पिलर, इसको अपन h ले लेते हैं, वो कितना है दोस्त 3.5 मीटर। क्या इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे? अरे पागल हो गए हो क्या, मीटर ऑलरेडी है तो इसको हमको मीटर से आगे डिवाइड नहीं करना है ना, मीटर में है ये, रेडियस पता है, हाइट पता है, हमको कर्व सरफेस एरिया चाहिए। लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2πRh। तो ऐसे हो जाएगा 2 पाई की जगह पे हो जाएगा 22/7। रेडियस कितना है दोस्त, रेडियस कितना है 1/4 है सर, वेरी गुड। हाइट कितना है, अरे बोलो तो सही सर 3.5 दिया हुआ है। क्या इसको हम लोग आगे कुछ लिखना चाहते हैं? नहीं, अभी हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब ऐसा करने से हमें क्या फायदा होने वाला है, देखो क्या फायदा होने वाला है। 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, और ये जो एरिया आया है दोस्त कर्व सरफेस का वो मीटर स्क्वायर में है, ये तो आपको पता ही है। तो ये जो 7 था, ये जो तो मैंने बोला था उस समय कि कट नहीं करना चाहिए। अभी 3.5 को बहुत सारे बच्चे 35/10 लिखेंगे और फिर सोचेंगे कि उसको हम लोग करना चाहिए, उससे भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है इसको रहने दो, लास्ट में ही करो, वैसा नहीं कि उससे नहीं होगा, हाँ लास्ट में करोगे एक ही साथ करना तो ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा बार बार कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा कहने का मतलब ये था। तो 7 1 जा 7 7 5 जा 35। अब 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2 2 से 11, डन। अब नीचे कुछ नहीं है 11, लेकिन यहाँ पे जो मैंने डेसिमल नहीं डाला था वो डालना जरूरी है। 7 5 या 35 किया था, डेसिमल कौन डालेगा, बोलना पड़ेगा आपको, सर आपने डेसिमल छोड़ दिया है, कौन बोलेगा। अरे यहाँ पे 3.5 था ना दोस्त, तो वहाँ पे 0.5, हाँ अब सही है। मैं गलत करूँगा तो आपका गलत हो जाएगा, नहीं चलेगा, यस। तो यहाँ से 11 5 जा 55, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, फिर 5.5 मीटर स्क्वायर क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर, और उसी को तो पेंट करना है। तो चलो करते हैं पेंट, स्टार्ट करते हैं कर्व सरफेस को, अगले दिन करेंगे। अभी इसका कॉस्ट निकाल देते हैं। ओके कॉस्ट क्या लिखो यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, पर मीटर स्क्वायर दिया है ना 12.50 रुपीज दिया है ना। तो आपको बोला है कि इतने को, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया कितना आया 5.5 मीटर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया को ही पेंट करना है, तो लिखो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5.5 इंटू 12.50, और ये आ जाएगा रुपीज में, डन। तो इसको कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद का जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, डेसिमल के बाद का जीरो नहीं, अननेसेसरी लेके घूम रहे हैं। 12.5 रहने देते हैं और यहाँ 5.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 + 2 12, 1 5 1 जा 1 625 हो गया। तो 5 से करेंगे तो वापस से 625 ही आएगा। 5 5 2 7 6 2 8 6 8, डेसिमल 1 और 2 दो प्लेस के बाद 6.875। तो यहाँ से रुपीज 68.75 आ रहा है दोस्त, यही हमारा आंसर होगा। मतलब जो पिलर था उसको अगर पेंट करेंगे इस रेट के हिसाब से, कर्व सरफेस एरिया को अगर पेंट करेंगे इस रेट के हिसाब से, तो इतना रुपया खर्च हो जाएगा। समझ गए? चलो इसको छाप लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो छापो।
क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों हो गया होगा आपसे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, पक्का हो गया होगा। बट फिर भी कुछ महानुभाव होंगे जिनसे नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हो जा गया होगा। देखते हैं, नहीं हुआ है तो हो जाएगा। अरे टेंशन क्यों लेते हो, भाई है यहाँ पे। अरे भाई है तो क्या टेंशन है रे बाबा, देखो ना रे बाबा क्या टेंशन होने लगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। यस, जो दिया है लिखो, सॉल्यूशन में लिखो। कर्व सरफेस एरिया है ना ऑफ सिलेंडर, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है दोस्त, बोलो 4.4 मीटर स्क्वायर है। ओके, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.7, रेडियस है ना, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, पूरा नहीं लिखने की जरूरत है यहाँ पे। रेडियस इज इक्वल टू 0.7 मीटर। अगर आपको चाहिए तो लिख सकते हो रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 0.7 मीटर। फाइंड इट्स हाइट, तो हाइट पूछा गया है। बस इतनी बातें दी हुई हैं और हाइट पूछ दिया है। क्या कर नहीं सकते थे, यस कर सकते थे। क्या लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो दिया है ना वही लिख लो, इज इक्वल टू 4.4 है ना मीटर स्क्वायर। तो वहां लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो 2 पाई RH। वेरी गुड, इज इक्वल टू क्या 4.4 लिख सकते हैं कि नहीं। ये कहां से आ गया सर, कर्व सरफेस एरिया तो दिया हुआ था, फिर भी ये क्यों लिख रहे हैं। अरे भाई मेरे, ये इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता ही है कि हमें रेडियस और हाइट दिया होता है, कर्व सरफेस एरिया पूछता है, इस बार कर्व सरफेस एरिया और रेडियस दिया हुआ है, हाइट पूछ लिया है। अरे वो पूछेगा कि नहीं, ऐसा तुम्हारे हिसाब से पूछेगा क्या, ऐसे भी पूछ सकता है वो। यस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे करके हाइट पूछ दिया है, रेडियस दिया हुआ है, तो लिखो यहाँ पे 2 इंटू पाई की जगह पे लिखो 22/7। रेडियस कितना दिया है 0.7, तो कौन लिखेगा, लिखो, और इंटू हाइट, हाइट पूछा गया है 4.4। डन। अब देखो 7 से ये कट करोगे तो 0.1 आएगा, डेसिमल एक प्लेस के बाद। 2 से 22 को मल्टीप्लाई करोगे तो 44 हो जाएगा, और 0.1 में ये आ गया, मतलब ये हो गया 4.4। h इज इक्वल टू 4.4, यहाँ से h इज इक्वल टू क्या हो गया 4.4 अपॉन 4.4, दोनों कैंसिल, आंसर आ गया 1, मतलब h का वैल्यू 1 मीटर। चूंकि सब मीटर में है तो हाइट भी मीटर में ही होगा। क्या आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन खत्म हो चुका है दोस्त। इतना इजी था, इतना इजी था क्या, यस बिल्कुल इतना इजी था। चलो छाप लो और क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी। आप देखो हो भी गया होगा, चलो जल्दी से कर देता हूँ। The inner diameter of a circular well is 3.5 meter. It is 10 meter deep. Find its inner curved surface area. The cost of plastering this curved surface area at the rate of ₹40 per meter square. फिर से दोस्त, मेरे पास एक सिलेंडर ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसी को कभी वेल बनाता हूँ कभी पिलर, लेकिन समझने के लिए अब आपको मैं यहाँ पे वेल तो दिखा नहीं पाऊंगा, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। समझो कि ये जो लेवल है ना बोर्ड का ये लेवल समझो, इसके नीचे वेल है, तो इसके नीचे जो वेल होगा तो इसको वेल को अंदर से देखो, तो अंदर से देखोगे तो क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो, अंदर में पानी दिख रहा है क्या, देखो व्हाइट व्हाइट पानी दिख रहा है, इधर पानी दिख रहा है, झूठ मत बोलो दिख रहा है, इधर पानी। यस, आप ऐसे देखोगे, बट ऐसे कैसे दिखा सकता हूँ आपको, तो ऐसे ही देखो, ये वेल है, तो वेल ऐसे रहा होगा। जब मैं आप टॉप से सोचो, ग्राउंड का लेवल यहाँ से अगर देखोगे तो ऐसे देखना पड़ेगा। तो ये वाला एंड क्या होता है वेल का, सर्कुलर, वेल मतलब कुआं, समझते हो ना, और इसके अंदर में यहाँ पे पानी है। तो इस वाले पार्ट को क्या होता है कि अभी वहाँ पे इस वाले पार्ट को जनरली क्या किया जाता है, प्लास्टर कर दिया जाता है, साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए। क्या इससे क्या होगा, हाँ कि यहाँ पे जो मिट्टी वगैरह अच्छे से नहीं आएगी, और मतलब वो पानी को जब आप निकालोगे तो डस्ट वगैरह से गंदा नहीं होगा, इस सेंस में। बट उतना हम लोग यहाँ पे पानी निकाल के पीने वाले तो हैं नहीं कि पियोगे, क्या पियोगे, बहुत शरारती बच्चे हो, ऐसे नहीं चलेगा। पानी पीना नहीं है दोस्त, समझना है। यहाँ पे ये जो वेल है इसका ये सर्कुलर पार्ट है, और ये इसका जो गहराई है, डीप का मतलब कितना गहरा है, तो यहाँ पे दिया है इट इज 10 मीटर डीप।
तो ये इनडायरेक्टली हाइट हो जाएगा, और दैट इनर डायमीटर दिया है मतलब वहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं। समझ गए होगे। आओ देखो क्या होता है यहाँ पे, ये अपना वेल है, मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ कि ये अपना वेल है। तो इसका जो डायमीटर है दोस्त, ये डायमीटर यहाँ से ले सकते हो या यहाँ से ले सकते हो। तो ये अपना डायमीटर जो है, डायमीटर जो दिया है वो इस तरह से दिया है कि डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल, सीधे लिखता हूँ, डायमीटर ऑफ वेल इज इक्वल टू 3.5 मीटर। देयरफॉर रेडियस आर, शॉर्ट में लिखता हूँ, रेडियस ऑफ द वेल लिखे आर लिखता हूँ, आर इज इक्वल टू 3.5 अपॉन 2, इतना मीटर। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूँ यहाँ पे, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, देखा जाएगा आगे। चाहे अगर आपको करना है तो कर ही लो यार। 35/20 हो जाएगा। डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, आपको पता ही है। 5 7 जा 35, 5 4 जा, तो अगर रेडियस यहाँ से देखो तो 7/4 मीटर। क्योंकि डेसिमल से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, इसलिए मैंने डेसिमल को हटा ही दिया। रेडियस मिल गया, बिल्कुल सही। और क्या कह दिया है, 10 मीटर डीप का मतलब मैंने समझाया, क्या है वो, क्या है वो, अरे बोलो, हाइट है। जोर से बोलोगे तभी तो पता चलेगा। हाइट जो दिया हुआ है वो 10 मीटर दिया हुआ है, तो हाइट मिल गया, रेडियस मिल गया। पहले पार्ट का आंसर मिल जाएगा। इनर कर्व सरफेस एरिया, तो लिखो इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच। अरे याद आ गया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई की जगह पे क्या लिखोगे, 22/7। आर कितना निकाले हो, 7/4 है सर। हाइट कितना दिया हुआ है, 10, और ये जो भी आएगा वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। जो कटने वाला है काट देते हैं, 7 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 है, 2 1 जा 2, 2 से आ गया 11, क्या आएगा 11 इंटू 10 कितना आ गया, 110 मीटर स्क्वायर। एरिया आ चुका है, इनर कर्व सरफेस एरिया वेल का आ चुका है। इनर कर्व सरफेस एरिया अगर मिल गया तो सेकंड पार्ट में बोला है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। इसको जो प्लास्टर करने जाएंगे तो यहां पे लिखो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग है ना, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है दोस्त, 40 रुपीज है यहाँ पे। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग निकाल लो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, समझ रहे हो, ऐसे एग्जाम में लिखना है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितना, 110 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 110 इंटू 40, और ये आ जाएगा रुपीज में। तो फाइनली 11 4 जा 44, और ये जीरो मिलकर के यहाँ आ जाएगा। इतना रुपीज आपको खर्च करना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 110 मीटर स्क्वायर ऑफ वेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रुपीज 4400। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो जाओ प्लास्टरिंग कराओ। सर वेल ही नहीं है, ढूंढो कहीं पे, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। अरे समझ गए क्या, तो छापो ना यार, छापो। फिर क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आओ दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे हुआ होगा, नहीं हुआ है तो समझो। क्वेश्चन 8 एक बार रीड करते हैं। इन हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, कुछ ऐसा सिस्टम है जैसे अगर आप देखो, ये मेरे पास एक है ना हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। आप देख सकते हो इस थर्मोस्टील के अंदर में अगर मैं पानी गर्म करके रखता हूँ तो वो गर्म ही रखता है। लेकिन ऐसा ही कोई सिस्टम होगा, इसके अंदर जनरली ये जो पार्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा हूँ टच करके, इसके अंदर मुझे ये हॉट नहीं लग रहा है, बट ऐसा ही कोई पाइप का स्ट्रक्चर जैसा सिस्टम है। ये पूरा पाइप बहुत दूर तक गया होगा, ऐसा समझते हैं। कितना लेंथ रखा है, 28 मीटर। तो 28 मीटर का तो ये दिख नहीं रहा है, बट ऐसा ही पाइप है, ये ऐसे 28 मीटर लंबा होगा। तो जब इसके अंदर से हॉट वाटर मूव कर रहा होगा तो इसके सरफेस को टच करोगे ना तो लगेगा जैसे आग लग गई है, ऐसा फील हो। कहाँ, आपके हाथों में। जब छुओगे तो, छूना नहीं, लेकिन ऐसा समझने के लिए देख सकते हो कि अगर ये ऐसा पाइप को जनरली क्या है फैक्ट्री वगैरह में ऐसा होता है,
कि हॉट वाटर को मूव करना होता होगा तो पाइप्स बनाए गए होंगे, तो उस पाइप को टच करना होता नहीं है, अगर पाइप के पास ही जाओगे तो लगेगा कि हीट रेडिएट हो रही है, ऐसा। तो ऐसा ही कोई सिस्टम है। ये देखो कैसा पाइप है, तो कैसा स्ट्रक्चर है, सिलिंड्रिकल। तो अगर आप देखोगे कि पानी जो इसके अंदर मूव कर रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कहीं से भी इसमें होल होगा तो पानी तो बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है, मूव करने के लिए इसको पूरी तरह से सील्ड कर दिया होगा। तो एक इधर से भी ये पूरी तरह से सील्ड होगा, और आगे जाकर के लास्ट में हो सकता है जहां तक गया होगा वहां पे भी सील्ड किया गया होगा, सो दैट पानी इससे बाहर ना निकले। अंदर में ही मूव कर रहा है, पाइप से पाइप जाता होगा जो भी है, बट एक पर्टिकुलर पाइप को, ब्रांच को अगर हम ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो उसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया कि सपोज ये 28 मीटर लेंथ का क्या है, पाइप है, जिसके अंदर से हॉट वाटर मूव कर रहा है। सर आपके हाथों को कुछ नहीं हो रहा है, अरे मेरे भाई ये थर्मोस्टील है, इसके अंदर हीट रेडिएट नहीं होता है। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया है कि ऐसा अगर पाइप का स्ट्रक्चर होगा तो क्या होने वाला होगा कि उसको देखने से ही लगेगा, उसके पास जाओगे तो हीट रेडिएट हो रहा है। तो हीट रेडिएट होने का मतलब है कि उसके सरफेस से, जिधर भी सरफेस से चारों तरफ से हीट रेडिएट हो रहा है। तो ऐसा है, तो बोला है कि उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर का है, तो फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। यहाँ पे ये सेंस समझना था कि टोटल रेडिएटिंग सरफेस का मतलब क्या है। तो टोटल रेडिएटिंग सिस्टम, जो रेडिएटिंग सरफेस होगा वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप होगा, ये समझाना था मुझे आपको। और पाइप यहाँ पे क्लोज्ड होगा। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में लिखो, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, क्या है यहाँ पे, लेंथ लिखो, यहाँ पे लेंथ LENGTH, लेंथ L ऑफ, है ना, सिलिंड्रिकल पाइप लिख देता हूं शॉर्ट में, सिलिंड्रिकल पाइप कितना होगा दोस्त, इज इक्वल टू। अच्छा ये जो लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप है, आपको नहीं लगता है कि ये H का काम करेगा। उस पाइप को जब सीधा रख दोगे ऐसे करके, पाइप को जैसे मैंने दिखाया, ऑब्वियस सी बात है, मैंने ये दिखाया आपको कि ये 28 मीटर लेंथ में है, मान लो। तो जब इसको सीधा करोगे तो वही हाइट हो जाएगा ना, यस। तो ये डायरेक्टली लेंथ L ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप इज इक्वल टू H होगा, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो 28 मीटर। समझ गए, डन। इसके बाद क्या होगा, रेडियस ऑफ पाइप, शॉर्ट में लिखो, सिलिंड्रिकल छोड़ो, रेडियस ऑफ पाइप, है ना, रेडियस R ऑफ पाइप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, बोलो। डायमीटर दिया हुआ है तो 5/2 हो जाएगा सेंटीमीटर में। ये कितना होगा, 5/2 को अगर करोगे डिवाइड तो हो जाएगा कितना, बोलो 2.5 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में ले जाना है तो 2.5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0. डेसिमल ना 2 प्लेस जाएगा पीछे, तो यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ से आएगा तो हो जाएगा 0.025 मीटर। समझ गए हो, क्लियर, बहुत अच्छे से। अच्छा लिखो यहाँ पे, टोटल रेडिएटिंग सरफेस, टोटल रेडिएटिंग सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप। होगा या नहीं होगा, बताओ। यहां तक कहीं भी कोई भी डाउट रह गया क्या, समझ पा रहे हो क्या, अरे मजा आ रहा है क्या, फील करो, इजी है, बहुत इजी है। टोटल सिलिंड्रिकल मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कौन बताएगा, बोलो, अरे बोलो कल्याणी, बताओ जल्दी से, नहीं याद है, अरे याद होना चाहिए, क्या होगा, बोलो 2πr। अच्छा याद है, ठीक है, अच्छी बात है, याद है तो 2πr, जोर से बोलो, हाँ 2πr r+h। सब बोलेंगे तो सुनाई देगा, हाँ देगा ना, बोल के तो देखो, 2πr r+h, डन। वैल्यू रखते हैं 2 पाई के जगह पे 22/7, r के जगह पे, r यहाँ पे डेसिमल में, कोई बात नहीं, लिख दो 0.025 इंटू r+h। r+h क्या हो जाएगा, r है यहाँ पे 0.025 और h कितना है सर, h आया था 28, कितना आया था 28, समझ पा रहे हैं, यस। यहां से आ जाएगा 44/7 इंटू यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 25/1000
है ना, इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया इनटू 28.00025 दोस्त देखो 28 पॉइंट में थोड़ा सा इसको कैलकुलेशंस भी समझाता हूँ कि अगर मैं इसको पूरा को अगर देखूँ ना इस तरह से, है ना, तो लगेगा मुझे कि इसको फिर डिवाइड करूँ डेसिमल में, थोड़ा सा टेंशन दे रहा है। वैसे भी 28 का देखो जीरो पॉइंट के बाद 025 है, तो पॉइंट के बाद ना जीरो है और फिर 25 है, तो इससे पता चल रहा है कि इसको हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ देर के लिए मान लो ये है ही नहीं, तो ये 7 बन जा 7 4 जा 28 हो जाएगा। समझो 25 इंटू 4 करेंगे ना तो 100 आएगा, ये आएगा। समझो मैं लिखते भी जाता हूँ एक एक स्टेप, नहीं तो वहीं पे कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 100। क्लियर। यहाँ पे 7 4 जा क्यों किया, क्योंकि एकदम 28 के पास में अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, अप्रोक्स वो भी चलता है, आसपास का आंसर। तो 7 4 जा 28 और 25 4 जा 100 और नीचे में 1000 वेट कर रहा था नहीं, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यहाँ पे 44/10 आ जाएगा, 44/10 आ जाएगा और ये लास्ट में आंसर आ जाएगा 4.4। और चूंकि सब मीटर में ही था, आप चाहे तो शुरू से लिख सकते थे मीटर स्क्वायर, है ना, और लास्ट में यहाँ से आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर। दोस्त हमारा आंसर यही होगा। कैलकुलेशंस यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करने आना चाहिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कैलकुलेशंस थोड़ा सा स्मार्ट जरूर होना चाहिए आपका, नहीं तो आप क्या करोगे, अगर इस तरह से करोगे तो होगा आंसर ऑब्वियस बात है, थोड़ा सा और आगे आता, 1-2 डिजिट का डेसिमल के आगे मतलब कुछ वैल्यू हो सकता था, बट बहुत बड़ा कोई फैक्टर नहीं आएगा। इसलिए जब आप ऐसे ही करते हो तो एग्जामिनर आपको पूरा मार्क्स देगा, क्योंकि वो और इम्प्रेस होगा आपसे कि आप अप्रोक्सीमेशन भी जानते हो। अरे समझ रहे हो मेरी बात को, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मीनिंगफुल बातें बोलता हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से छाप लो और फिर क्वेश्चन नंबर 9 करो, फिर वो अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। चलो करो इसको। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे हुआ होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 के जो सेकंड पार्ट है ना इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको देखेंगे। 1 तो आपसे हो ही गया होगा, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लो क्या है। फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाइट। दोस्त अब देखो मैं पेट्रोल टैंक तो यहाँ ला नहीं सकता, बट वही फिर से कहानी है, हमें अभी यहाँ पे समझना होगा कि यही जो अपना पास ऐसा टैंक है, ये समझ लो कि ये क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक है। तो अब इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो डायमेंशंस हैं उसको लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है द लेटरल कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल, देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक, तो क्लोज्ड तो है ही ये। अब इसके आगे इसको हम आगे लेके चलते हैं कि अगर देखो यहाँ पे रेडियस की बात करते हैं, रेडियस क्या दिया है, रेडियस ऑफ है ना, सिलेंडर लिख देते हैं, यहाँ पे क्लोज्ड है लेकिन सिंपल लिख दो रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, क्योंकि यहाँ पे टैंक यूज किया गया है, तो रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक जो हो जाएगा वो मैं इसको r मान लेता हूँ और वो हो जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन में दिया है द कर्व सरफेस एरिया क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर। तो डायमीटर दिया है दोस्त, तो डायमीटर को आपको पता है आधा करना पड़ेगा 4.2, तो इसको आधा करने के बाद हो गया 2.1 मीटर। तो ये अपना है रेडियस। उसके बाद इसमें दोस्त सेकंड पार्ट जो है वो है हाइट के बारे में दिया हुआ है। हाइट दिया है 4.5 मीटर हाइट, तो h का वैल्यू क्लियरली दिया है 4.5 मीटर। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन से हम पहले पार्ट का जो एरिया है वो निकाल सकते हैं। क्लियरली दिया है लैटरल और कर्व, मतलब समझ के लिखेंगे देयरफॉर लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ, है ना, सिलिंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू, आप ही बता दो क्या होता है फॉर्मूला। जैसे सिलेंडर में बार बार वो दिखाता हूं आपको, कोई भी सिलिंड्रिकल मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये कंटेनर हो सकता है या कोई इस तरह का डिवाइस जिसमें आपको देखने में लगे कि सिलिंड्रिकल शेप का है,
तो उसको दिखाने का एक ही मतलब रहता है कि आप समझो कि हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। पेट्रोल टैंक बना नहीं सकता ना दोस्तों, ऐसे एक रेफरेंस देता हूं, ऐसे समझना है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक का फार्मूला हो जाएगा 2 पाई RH। तो फार्मूला हो जाएगा 2 पाई की जगह आएगा 22/7। रेडियस कितना है यहाँ पे, रेडियस आया था 2.1 और हाइट कितना दिया हुआ है 4.5 और ये आपको पता ही है जो भी आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ से देखो 7 3 या 21 डेसिमल यहाँ पे एक प्लेस पे, तो यहाँ भी आएगा 0.3। अब इसको कर लो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 44 इंटू 0.3 इंटू 4.5 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से करेंगे 3 4 जा 12 1 3 4 जा 12 और 1 13 डेसिमल एक प्लेस के बाद 13.2 इंटू 4.5 मीटर स्क्वायर। अब तो आगे मुझे करना ही पड़ेगा, यहाँ पे 13.2 में 4.5 से करेंगे, 5 2 जा 10 1 आएगा, 5 3 जा 15 प्लस 1 16 आएगा 1 आएगा, 5 1 जा 5 प्लस 1 क्या आएगा 6। अब यहाँ से 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, यहाँ आएगा 0, 8 प्लस 6 14, यहाँ आ जाएगा 1, 6 1 7 प्लस 2 हो गया 9, 5 9 4 0 0। डेसिमल 2 प्लेस के बाद है एक यहाँ आ गया, तो आ गया आपके पास 59.40। तो फाइनल जो आंसर आ गया 59.40 मीटर स्क्वायर। दोस्त मेरे बता दो तो सही, ये क्या निकला है? अरे क्या निकला है सर? बहुत फास्ट बोलते हैं, बोलना पड़ेगा तभी तो आगे आगे जाएंगे, समझना पड़ेगा, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, यहीं पे रहना चाहिए। इसलिए कंटिन्यू बोलता हूँ, सुनो समझो एक एक चीज, लेकिन इजी इजी करके बोलता है। रेडियस दिया हुआ था नहीं, डायमीटर तो आधा कर लिया रेडियस। हाइट दिया था, यस हाइट दिया था। आर और एच दिया है तो क्या कर्व सरफेस सीधा नहीं निकल सकता, 2 पाई RH लगा दिया ना, वैल्यू रखा कैलकुलेट कर लिया, यही तो करना है। जहां नहीं समझ में आता है वापस से देखना है, आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई चांस ही नहीं है दोस्त। तो ये पहला पार्ट तो मैंने पहले ही बोला था कि ये इजी है, ये आपसे भी हो गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं। अब बात है क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड है, मैंने देखा बच्चे ये पूछते रहते सर ये नहीं हो रहा है, क्या पूछ रहा है समझ ही में नहीं आ रहा है। पर उसको हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड। अच्छा सोचो, क्या ये नेचुरली इस तरह के बोतल्स ग्राउंड के नीचे मिलते हैं क्या, या कहीं पे रखे हुए रहते हैं, क्या पेड़ पे उगते हैं? बनाना पड़ता है। इस शेप में कोई आपके पास कोई यूटेंसिल्स नहीं होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात इसको बनाना पड़ेगा। मान लो स्टील हमारे पास है, तो स्टील भी जो नेचुरली जहां मिलता है उसको लास्ट में क्या इसको शेप दिया जाता है, पहले इसको स्ट्रक्चर दिया जाता है शीट के फॉर्म में, तो ऐसा शीट रहा होगा। तब इससे जब आपने क्या किया होगा, टैंक बनाना शुरू किया होगा, तो मान लो अब ऐसे तो बना दिया, तो इसको भी स्टिचिंग करने के लिए इसको तो ऐसे यहाँ से ऐसे नहीं जुड़ेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर में है ना ओवरलैप किया होगा, इसको ऐसे ओवरलैप करके ऐसे एक्स्ट्रा इसको तब लिखा होगा, सो दैट ये थोड़ा सा इस पार्ट को अच्छे से कवर किया होगा। तो अब आप देख सकते हो अंदर से देखोगे है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 पार्ट को इसको ओवरलैप किया। अब यहाँ से इसको किसी तरह से है ना स्टिच करना पड़ेगा, वो जो भी मैकेनिज्म हो है ना, तो ये कर देंगे। फिर इसके बाद इसका जो नीचे का बेस लगाना, क्योंकि यहाँ पे देखो क्लोज्ड है ना, क्योंकि पेट्रोल टैंक है, अगर क्लोज नहीं होगा तो पेट्रोल आपको पता ही है हवा में उड़ जाएगा सारा, तो इसका मतलब है कि इधर से भी कुछ लगाना पड़ेगा। तो इसी में से कुछ कट करके क्या होगा, पहले ऐसे बनाया होगा फिर कुछ इधर लगाया होगा, तो क्या होता है कटिंग के दौरान कुछ चीजें क्या हो जाती होंगी, वेस्ट हो जाती होंगी, कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है, कुछ क्या हो रहा है अंदर में यूज हो गया, कुछ बाहर कट करने की वजह से कुछ पार्ट वेस्टेज हो गया जिसको हटाना पड़ गया। तो रियल में बनाओ कि जैसा ये टैंक बनाने के लिए जो रियल में स्टील लिया होगा वो इतना लिया होगा, इसमें से पूरा यूज नहीं हुआ होगा, जिसको बनाने के समय कुछ पार्ट इसका हमें क्या होगा कटिंग के दौरान एक्स्ट्रा आ गया होगा, जो बाहर फेंकना पड़ गया होगा, वो वेस्टेड है। तो वो वेस्टेड कितना है, 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड। एक्चुअली यूज्ड जितना हुआ है, एक्चुअली अगर x मीटर स्क्वायर हुआ है तो उसका 1/12 वेस्ट हो गया। समझो इस बात को, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट है ना द एरिया ऑफ स्टील, the area of steel actually used be x मीटर स्क्वायर, इतना मैंने यूज किया है। एरिया ऑफ स्टील दैट इज वेस्टेड, जो वेस्ट हो गया है, एरिया ऑफ स्टील दैट इज वेस्टेड, वो क्या होगा, वो हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जितना ये यूज्ड हुआ है उसका 1/12 x/12,
ये मैं बताना चाह रहा था। तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर यानी कि x/12 मीटर स्क्वायर। दोस्त यहाँ पे पढ़ो, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank। तो मैंने मान लिया let the area of the steel that is used be x मीटर स्क्वायर, x मीटर स्क्वायर यूज हुआ और जो वेस्टेड हुआ वो हुआ x का 12 यानी x/12। तो रियल में जो स्टील यूज हुआ फॉर सिलेंडर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील यूज्ड इन टैंक। तुम ही बता दो दोस्त कितना हुआ, कुछ वेस्ट हो गया कितना x/12 और लिया कितना था x, तो लिया था x/12 वेस्ट हो गया तो यूज कितना हो गया होगा, ये सब सही बोल रहे हो, x माइनस x/12 हुआ होगा, इतना हमें यूज किया होगा। यहाँ 1 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12, ये 1 है ये 12 है तो इसको 12 करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x डन, माइनस 12 मैक्स कर रहे सीधे x आ जाएगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हो 12x माइनस x इज इक्वल टू 11x, तो इधर आ जाएगा 11x/12 मीटर स्क्वायर। क्या यहां तक समझ गए? इतना जो स्टील है हमें रियल में यूज हुआ होगा, और स्टील जब यूज करके आपने टैंक बना लिया तो आपने इतना एरिया यूज किया है, तो बताओ स्टील का यूज जो कर लिया आपने वो इतना कर लिया, तो ये भी तो एरिया ही है, इतना एरिया यूज हुआ ये पता है। और स्टील ऑफ जो मतलब क्या बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो टैंक है वो भी तो पता चल जाएगा, तो वही तो इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे उसी में स्टील यूज हुआ है और जो स्टील यूज हुआ है वो पता चल गया। तो लिखो टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ स्टील टैंक, पेट्रोल टैंक लिखना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि पेट्रोल टैंक है यहाँ पे, पेट्रोल टैंक ये हो जाएगा दोस्त 2πr इंटू r प्लस h पूरा फॉर्म में हूं, देखो यहाँ पे 2πr इंटू r प्लस h, ये यहाँ से जो एरिया आने वाला है वो यूनिट का स्क्वायर होगा, तो वैल्यू रखते हैं 2 है ना, यहाँ पे जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर कर देना। तो टोटल सरफेस एरिया पेट्रोल टैंक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितना है दोस्त, तो रेडियस हमने जो यूज किया था वो रेडियस यूज किया था तो वो मैंने बाद में हटा दिया, 4.2 का आधा किया था हम लोगों ने, 4.2 का आधा किया था तो 2.1 आया था, तो कितना आ जाएगा 2.1, और इधर कितना आएगा 2.1 प्लस h, तो पता ही है 4.5 मीटर हाइट था तो 4.5, और ये सब कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में। अच्छा टोटल सरफेस एरिया पेट्रोल टैंक जो होगा वो एरिया ऑफ स्टील यूज्ड इन द टैंक के बराबर होगा, और वो कितने के इक्वल है 11x/12। तो इसको अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी ऑब्टेन, दोस्त हम क्या मिलेगा हमें तो बता दो, क्या होगा 11x/12 इक्वल टू, अभी को इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अभी सॉल्व नहीं किया तो यहीं पे लिख दो, यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1, और यहाँ पे तो इसको ऐड कर सकते हैं 4.5 में अगर 2.1 ऐड कर लिया जाए तो 6.6 होता है, तो ये हो जाएगा 6.6। ये दोनों इक्वल कैसे हो गया सर, कैसे कर रहे हो, कैसे बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है दोस्त। मैंने पहले बताया जो तुमने स्टील लिया था, स्टील का सीट ऐसा रहा होगा, टैंक बनाया, इसके ऊपर लीड लगाया, बेस लगाया, कंप्लीटली इसको आपने क्लोज कर दिया, तो क्लोज करने के दौरान कुछ चीजें क्या हुई, कटिंग के दौरान वेस्ट हो गई। कितनी वेस्ट हो गई, तो जितना आपने लिया था उसका 1/12, मतलब x का 1/12, x/12 वेस्ट हो गया, तो बचा कितना, x लिया था, x/12 वेस्ट हो गया, तो x माइनस x/12 यानी कि 11x/12 ये बचा। और इसका मतलब बचा इन द सेंस इसी से तो स्टील टैंक बना हुआ है, और स्टील टैंक जब बना हुआ है तो स्टील टैंक तो क्लोज्ड होता है, तो इस पेट्रोल टैंक का टोटल सरफेस एरिया मैंने निकाला। क्यों निकाला, कर्व क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये क्लोज्ड है, तभी तो पेट्रोल उसके अंदर में है। यस, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या इक्वल होना चाहिए या नहीं, ये तुमको जो तुमने एज्यूम किया उस हिसाब से आ रहा है, और ये हमारे फार्मूले के हिसाब से आ रहा है, लेकिन दोनों है क्या, दोनों तो पेट्रोल स्टोरेज टैंक का ही एरिया है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों को इक्वल कर दिया मैंने, तो यहाँ से इक्वल करने के बाद ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रेडी है। 7 1 जा 7, 7 3 जा, डेसिमल यहाँ डाल दो, यहाँ से आ जाएगा 11x/12 इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा देखो 2 इंटू 2 4, 44
इंटू 0.3 इंटू 6.6। तुमको चाहिए x का वैल्यू, तुमको चाहिए x का वैल्यू, तो इधर 11/12 है, उधर जाके क्या होगा 12/11। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 44 इंटू 0.3 इंटू 6.6 इंटू ये इधर 11/12, उधर क्या हो जाएगा 12/11, 12/11। और ये जो आंसर आएगा ये हमारा ऑब्वियस सी बात है, x का वैल्यू मीटर स्क्वायर में, तो ये हमारा मीटर स्क्वायर में ही होगा। 11 बन जाए 11, 11 4 जा 44। अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12, ये यहां से आएगा 12, आएगा कि नहीं, 4 3 जा 12, डेसिमल एक प्लेस के बाद है, डेसिमल एक प्लेस के पास। यहाँ पे 12 into 12 कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो x का वैल्यू आ गया 144। लेकिन यहाँ डेसिमल एक प्लेस पे, तो यहाँ डेसिमल 14.4 इंटू 6.6, इतना मीटर स्क्वायर आएगा। अब इधर कर लो 14.4 इंटू 6.6, 6 4 जा 24, 2 6 4 जा 24 प्लस 2 26, फिर 2 6 1 जा 6 2 8 864 864, यहां से आ गया 4 6 4 10, यहाँ 1 8 1 9 9 प्लस 6 15 1 8 1 9, डेसिमल दो प्लेस के बाद 95.04। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 95.04 मीटर स्क्वायर आ रहा है। मतलब इतना एरिया का स्टील हमने शुरू में लिया होगा, जिसका 1/12 यानी कि इसका 1/12 निकालेंगे वो वेस्ट हो गया होगा। अरे समझ में आ रही है क्या बात, बिल्कुल अच्छे से। तो छाप लो इसको, इसको थोड़ा अच्छे से समझो और समझते हुए लिखो। जहां पे नहीं समझ में आता है फिर से देखो, समझ पा रहे हो, चलो इसको छाप लो। चलो तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छा क्वेश्चन है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लो इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है और बच्चे कहीं ना कहीं हाइट में कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे लिखना है वो भी देखते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है क्या, इन द फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैम्प सेट। फिगर तो है नहीं, मैं बना देता हूँ। ये ऐसा लैम्प सेट बना करके दिया है। देखो आजकल तो ये जनरली उतना नहीं मिलता है, पहले के समय में जनरली पेट्रोमैक्स वगैरह ऐसा आता था, तो वहाँ पे आप देखते थे ऐसा फ्रेम होता था, ग्लास का बना हुआ होता था, कि एक लाइट का सोर्स है उसके ऊपर में रख देते थे तो लाइट है ना चारों तरफ फैल जाती थी। तो यहाँ पे ऐसा समझो कि यह है लैम्प सेट, दिस इज लैम्प सेट। दोस्त अगर ये लैम्प सेट है तो आप इसको समझ के देखो क्या प्रॉब्लम यहाँ पे समझ में आना चाहिए, क्या मतलब पूछना चाहता है कि इस लैम्प सेट में इट इज कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ, इसको चारों ओर से डेकोरेटिव क्लॉथ से इसको मतलब सजाना है हमें। फिर इसके बाद द फ्रेम है जो बेस डायमीटर, आपको बेस डायमीटर दिया है, यहाँ पे लिख सकते हो बेस डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, और आगे हाइट की बात करोगे तो हाइट यहाँ पे दिया है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं रेडियस, रेडियस यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस आर ऑफ, क्या लिख सकते हैं लैम्प सेट, रेडियस आर हम लोगों ने लिख लिया दोस्त। लैम्प सेट का कितना है, तो वो है आपका 20/2 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो लिख ही पाओगे। और क्या दिया है, और इसका हाइट दिया है, तो हाइट लिख सकते हैं, हाइट h ऑफ लैम्प सेट है ना, इज इक्वल टू कितना है दोस्त, बोलो ना 30 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में इसका टेंशन ही मत लो। अब समझो कि अगर एक मेरे पास लैम्प सेट है, ऐसे समझो ये हमारा लैम्प सेट है, ऐसा लैम्प सेट, इसको डेकोरेटिव क्लॉथ से सजाना है दोस्त। तो कैसे सजाएंगे, क्लॉथ लेके आएंगे। मेरे पास तो डेकोरेटिव क्लॉथ अभी नहीं है, बट एक क्लॉथ की तरह मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसके चारों तरफ से तुमको डेकोरेटिव क्लॉथ लगाना है। जैसे डेकोरेटिव क्लॉथ मैंने लगा दिया, यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। डेकोरेटिव क्लॉथ इस तरह लगाना है कि मार्जिन छोड़ना है। ये यहाँ से यहाँ तक 30 दिया हुआ है, देखो 30 सेंटीमीटर। बोले इसका मार्जिन ऊपर में भी 2.5 है, नीचे में भी 2.5 है। मतलब ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना यहाँ पे, ये समझो ये वाला पार्ट है 2.5 और ये वाला पार्ट भी है 2.5, ये है 2.5 और ये यहाँ से यहाँ तक का जो है वो है 30। तो अगर आप गौर से देखो तो ये डेकोरेटिव क्लॉथ जो है इसके चारों तरफ अगर फोल्ड करेंगे तो एक सिलिंड्रिकल शेप बन जाएगा। वैसे भी सोच सकते हो या ऐसे सोच सकते हो कि ये जो डेकोरेटिव क्लॉथ है इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा।
अगर इसके चारों तरफ इसको फोल्ड करेंगे तो इसका लेंथ कितना होगा 30, इधर का 2.5 और इधर का 2.5, तो टोटल कितना हो जाएगा 35, ये इसका लेंथ हो जाएगा। और इसका ब्रेड्थ क्या होगा, देखो इसके चारों ओर अगर इसको कवर करोगे इस तरह से और इसको इस तरह से कवर कर देंगे हम लोग पूरी तरह से, तो रियल में जब ये कवर हो जा रहा है ना, पूरी तरह से जब कवर हो जाएगा तो आप देख सकते हो जब कवर हो जाएगा ना, अब यहाँ पे इसको पूरा दिखाने के लिए मुझे इसको दिखाना पड़ेगा कि जब ये कवर हो जाएगा ये इस तरह से, अब ये थोड़ा सा क्लॉथ है तो सिलेंड्रिकल शेप इमेजिन करो कि जब ये कवर हो जाएगा तो ये सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट सर्कुलर बन जाएगा। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये ऐसे है ना, तो ये ऐसा है, इसके ऊपर में अगर हम फोल्ड कर रहे हैं तो चारों तरफ से हम इसको फोल्ड करेंगे, तो जब ये फोल्ड करेंगे तो मैंने आपको एक रेक्टेंगल शीट को फोल्ड करके दिखाया हुआ है, ये कैसा शेप बन जाता है, ये कैसा बन जाता है बोलो। जैसे इसको इमेजिन करो, इसकी जगह पे मैं ये वाला लेके दिखाता हूँ कि ये जो हमारा ये क्लॉथ है ना ऐसे है, इसके चारों तरफ अगर इसको लगाना होगा तो इसको लगाने के बाद जो शेप बनेगा ये देखो कैसा बन जा रहा है, सिलेंड्रिकल। तो देखो ये वाला पार्ट ऐसे था, इसका पार्ट मैंने बताया 35 हो गया, और ये वाला जो पार्ट है इसको अगर मैं इसके अलोंग, है ना, ये वाला जो पार्ट है ना नीचे वाला, इसको मैं अगर इसके अलोंग फोल्ड करूंगा तो जब इसके अलोंग फोल्ड करूंगा तो ऐसा बनेगा ना, ऐसा बनेगा। तो ऐसा जब बनेगा तो ये जो भी यहाँ पे सर्कुलर पार्ट बन जाएगा, तो सर्कुलर पार्ट जो बनेगा वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा बनेगा सर्कुलर पार्ट। तो इसका मतलब जो नीचे वाला पार्ट है ये, अब मैं इमेजिन करना सिखा रहा हूं आपको। ऊपर में आपने देखा कि ये 2.5 सेंटीमीटर हाई है, और मैंने ये जो क्लॉथ लगाया है उसकी बात कर रहा हूं, और यहाँ पे ये 2.5 सेंटीमीटर है। तो दोस्त ये समझ लो कि जो क्लॉथ है वो इसमें मैंने चारों तरफ से फोल्ड कर दिया, तो क्लॉथ का जो बेस वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला पार्ट इसका बेस हो जाएगा। इसका अगर मैं हाइट कंसीडर करूं तो ये वाला पार्ट बेस, यानी कि सरकमफ्रेंस अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारे क्लॉथ का, देखो हमारा क्लॉथ ऐसा हो जाएगा, जब इसको ओपन करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसा हो जाएगा। इसको ओपन करने के बाद जो आपको दिख रहा था ऐसा, ये ओपन करने के बाद, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ से हाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 35 सेंटीमीटर, और ये वाला जो पार्ट है ये रियल में सरकमफ्रेंस का इक्वल होगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस ही तो है ये वाला पार्ट, समझ पा रहे हो, ये क्या है सरकमफ्रेंस। तो जब हमने क्लॉथ के इसके ऊपर चारों ओर रैप किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये जो इसके चारों तरफ लेंथ वाला पार्ट इसका रैप हो रहा है, मतलब ये वाला जो दिखाने के लिए मैंने दिखाया था कि ये 35 है, देखो यहाँ से ये 35 है, ये इसका 35 है, ये इसका 35 है, दिख रहा होगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको अगर नीचे वाले पार्ट को गौर से देखो तो मैं बोल रहा हूँ इसको मैं फोल्ड कर रहा हूँ, ये वाला फोल्ड, तो सर्कल के फॉर्म में ये लेंथ क्या होता है 2πr, और वैसे ये लेंथ क्या होगा b, तो ये वाला पार्ट जो होगा ये b होगा, और इसका सरकमफ्रेंस के हिसाब से आएगा क्योंकि उस पे जस्ट पूरा इसी के ऊपर में तो कवर किया हुआ है ना, तो इसका जो ये लेंथ होगा वो क्या होगा 2πr, तो मैं 2πr इक्वल टू b लिख दूंगा, और हाइट तो मुझे पता ही चल गया। फिर इसके बाद एरिया ऑफ लेंथ जो क्लॉथ हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि ये रेक्टेंगल, समझ पा रहे हो, थोड़ा इसको विजुलाइज करो दोस्त, इसको थोड़ा समझाना मेरे लिए फिगर से आसान नहीं हो रहा है, बट इमेजिन करो, अपने से करके देखोगे तो समझ में आएगा। रेडियस यहाँ पे लैंप सेट का पता था, हाइट पता था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, कर्व, ये बेस एरिया है ना, बेस एरिया नहीं, क्या इसको क्या बोल सकते हैं, इसको पेरीमीटर की बात कर सकते हैं, है ना, यहाँ लिख सकते हैं पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं ऑफ बेस ऑफ लैंप सेट का जो पेरीमीटर हो जाएगा, यानी सरकमफ्रेंस, इसको सरकमफ्रेंस में अपन लिख सकते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ लैंप सेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 2πr, तो 2 यहाँ पे है, पाई की जगह पे 22/7, और रेडियस अपन निकाल चुके हैं दैट इज 10, यहाँ से आ रहा है 22, इसको मल्टीप्लाई कर लो 440/7, और ये सेंटीमीटर में होगा। तो ये जो हमारा बेस है वो हमारा हो गया क्लॉथ। तो यहाँ पे ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं, है ना, हाइट ऑफ लैंप सेट का हाइट तो मुझे पता ही है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ क्लॉथ, है ना, हाइट ऑफ क्लॉथ विथ मार्जिन,
क्योंकि उसमें मार्जिन को भी लेना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, तो लैंप सेट का जो हाइट है वो रहना ही पड़ेगा क्योंकि इतना तो है, और कपड़ा जो आपका ऊपर की ओर है और नीचे की ओर भी है वो कितना है 2.5 और प्लस 2.5 दोनों तरफ से कितना सेंटीमीटर आएगा 2.5 होता है 30 यहाँ से, यानी कि 35 सेंटीमीटर का ये हमारा क्या हो गया, ये वाला जो ये हमारा क्लॉथ है उसका हाइट हो गया। और उसका जो मैंने अभी क्या बोलते हैं इसका जो पेरीमीटर निकाला है वही पेरीमीटर मैंने आपको उसको ओपन करके दिखाया कि जब इसको ओपन कर दोगे इस वाले पार्ट को तो ये जो पेरीमीटर है वही तो ऐसे हो रहा था, मतलब ये जो बेस है वही तो ऐसे हो रहा था। यहाँ पे लिख सकते हो बेस है ना, या बेस नहीं क्या लिख सकते हैं, या इसको हाइट ऑफ क्लॉथ निकाल लिया तो मैं यहाँ पे विड्थ निकाल लेता हूँ, विड्थ ऑफ क्लॉथ कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना, सरकमफ्रेंस ऑफ लैंप सेट, सरकमफेरेंस ऑफ लैंप सेट का दोस्त हमारा क्या हो जाएगा, बोलो, लैंप सेट का सरकमफ्रेंस विड्थ ऑफ क्लॉथ हो जाएगा। तो इसको हम लोग ले सकते हैं कितना, बोलो कितना, 2 पाई आर करके निकाले थे ना वैल्यू, 440/7 सेंटीमीटर। तो ये बच्चा विड्थ हो गया, ये विड्थ को मैं b मान रहा हूं और ये लेंथ, ये जो यहाँ पे हाइट है वो इसको लेंथ मान लेता हूं। तो ऐसे भी आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू विड्थ, इसे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो दोस्त, एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35, जो कि आपका इसका हाइट है इसको आप लेंथ पकड़ लो, इनटू जो विड्थ है उसको मैंने यहाँ पे भी रखा है और इसका वैल्यू यहाँ पे मैंने विड्थ वैसे भी लिखा है 440 है ना। आप इसको भी लेंथ ले सकते हो, इसको विड्थ आपके ऊपर है जैसे लिखना है। तो 35 इंटू 440/7 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, 7 5 जा आ जाएगा, 5 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0, 5 इंटू 4 कितना आएगा 22, 5 4 या 20 और 2200 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया की बात हो रही है, सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एरिया की बात हो रही है। 35 इंटू 440/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये विड्थ था ये लेंथ था, इन दोनों का वैल्यू रख दिया और इसके साथ ही हमारा आंसर आ चुका है। मतलब उस लैंप सेट को रैप करने के लिए जितनी एरिया की जरूरत होगी वो एरिया है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया का हमें क्या चाहिए, डेकोरेटिव क्लॉथ चाहिए। फिर से समझ सकते हैं, ये लैंप सेट इतना ही तक था दोस्त, लैंप सेट को रैप करना है सो दैट कि ऊपर का एरिया आपको कैसे, जब रैप करोगे तो ऐसा होना चाहिए कि जब रैप करो, मैं तो पूरा मेरे पास ऐसा नहीं तो मैं ये ऐसे दिखाऊं कि ये वाला पार्ट जो मैंने लिया ना, देखो यहाँ से ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे ले रहा हूं, ऐसे रैप कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि मैंने इतना मार्जिन छोड़ा हुआ है। तभी तो इस मार्जिन को क्या, जब जिस समय ये रैप हो जाएगा, ऐसे रैप हो गया तो मैं इस मार्जिन से ऐसे ऐसे कर करके इसको पूरी तरह से क्लोज कर दूंगा। देखो क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मार्जिन छोड़ा जा रहा है। तो पैकिंग आपने किया होगा तो फील कर पा रहे होगे। तो ये जो लैंप सेट, तो देखो लैंप सेट तो इतना ही हाइट है, इतना ही जो 30 था, लेकिन इधर से भी मैंने मार्जिन छोड़ा है और इधर से भी मार्जिन छोड़ा है। तो ये मार्जिन की वजह से ये ना, इसको मैं ऐसे कर पाऊंगा और इसको ऐसे ऐसे, तो इस तरह से मेरा ये क्लोज, ये पैक बन के तैयार हो जाएगा। तो जब इसको ओपन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो लैंप सेट का हाइट है उससे इधर थोड़ा ज्यादा होगा इधर, तो इसको अगर पूरा ओपन करके देखोगे तो क्या लगेगा कि ये जो पूरी तरह से जो इसको कवर करने में हेल्प किया इसने, तो ये हाइट में कितना आ गया 35। लेकिन जब ये रैप हो रहा था तो ये पार्ट जो हो रहा है, ये वाला पार्ट, ये तो सर्कुलर हो रहा है, सर्कुलर, ये पार्ट जो हो रहा है अपना ये तो सर्कुलर हो रहा है क्योंकि हार्ट ये नहीं है, तो इसलिए समझो ये सर्कुलर हो रहा है। तो ये ऐसे में बी है, ऐसे में 2 पाई आर है, ऐसे में बी है, ऐसे में 2 पाई आर है। क्यों? सर्कमफ्रेंस की वजह से। तो ये 2 पाई आर को मैंने बी लिया है और ये वाला लेंथ को एल लिया। तो ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लॉथ। समझ गए? तो इस तरह से इसको छाप लो। फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। छापो इसको। आओ दोस्त, क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं 13.2 का, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लेंथ में बड़ा है बट ऐसा कुछ है नहीं, बहुत इजी है। पढ़ते हैं इसको। द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय
were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of cylinder with a base using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 cm and height 10.5 cm. ऐसा आपको पेन होल्डर बनाना है जो कि ऊपर से है ना ओपन है, मैं इधर से नहीं दिखाता हूँ, लगेगा कि क्लोज हो गया। ऐसा है कि नीचे में आपका यहाँ पे बेस डालना है जिसका डायमीटर दिया हुआ है या रेडियस दिया हुआ है, वाज टू बी अब रेडियस दिया हुआ है। तो इसका जो रेडियस है तो लिखो यहाँ पे दोस्त रेडियस है ना, शॉर्ट में लिखते हैं r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस ऑफ पेन होल्डर चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर, h का वैल्यू दिया है 10.5 सेंटीमीटर। बोला ऐसा है और ये ऊपर से ओपन है तभी तो पेन होल्डर होगा। मैं एक स्ट्रक्चर, मेरे पास पेन होल्डर अभी पास में नहीं है तो मैं एक ऐसा डिजाइन बताता हूँ आपको कि ये देखो इस तरह का पेन होल्डर होगा कि नीचे में बेस होगा और ये देखो जैसे पेन यहाँ पे हम लोग मार्कर रख सकते हैं, ये मार्कर रख दिया मैंने, ये एक और मार्कर रख दिया, तो ऊपर से अगर ओपन है तभी तो रख पा रहे हैं ना, स्ट्रक्चर फील कर पा रहे। देखो मार्कर गिर नहीं रहा नीचे, मतलब नीचे में बेस लगा हुआ है। तो नीचे का बेस कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है, नीचे का बेस कैसा होगा सिलेंड्रिकल, अरे बेस सर्कुलर है, शेप सिलेंड्रिकल है, शेप सिलेंड्रिकल है, ये इसका कर्व सरफेस एरिया है। तो बोल रहा है कि ऐसा आपको, ये तो ग्लास का बना हुआ है, ऐसा आपको कार्डबोर्ड से बनाना है। तो सिर्फ शेप विजुअलाइज कर पाओ इसके लिए मैंने इसको दिखाया। नाउ कम टू द क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे हैं, इफ देयर वर 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competitors? स्कूल ना इन 35 बच्चों को कार्डबोर्ड दे रहा है, बोल रहा है कि आपको ऐसा बनाना है, थोड़ा सा डिजाइन होगा उसमें कार्डबोर्ड में, और ऐसा सुंदर सुंदर आपको पेन होल्डर बनाना है जो कि हो सकता है फ्यूचर में स्कूल यूज करेगा या किसी को गिफ्ट देना होगा, जैसा भी जो भी है। तो ऐसा जब हो रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्डबोर्ड का यूज कहाँ कहाँ करोगे, तो इसके कर्व पार्ट को बनाने में करोगे और बेस भी लगाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 10.5 सेंटीमीटर का पेन होल्डर बनाने के लिए जो एरिया यूज करेंगे वो क्या होगा। तो सी हियर यहाँ पे लिखते हैं है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन पेन होल्डर, दोस्त क्या होगा बताओ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, दैट इज 2 पाई RH होगा ना, ये वाला पार्ट कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH, और नीचे वाले के लिए क्या होगा, सर्कुलर पार्ट है तो इसके लिए कितना होगा, प्लस पाई R²। क्या क्लियर है? रेडियस पता है, हाइट पता है, वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7। रेडियस कितना है दोस्त, रेडियस है 3, लिख दिया 3, हाइट कितना है 10.5, ये हो गया, अब प्लस पाई की जगह पे फिर से लिखिए 22/7, R² मतलब क्या होगा 3 इंटू 3 है ना, R² का मतलब क्या, पाई R², रेडियस कितना था 3 था ना, तो मैंने वहां पे रख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आप इसको यहाँ से कट कर सकते हो, 7 1 जा 7, यहाँ से होगा 7 1 जा और 35 होगा तो 7 5 जा 35, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल एक प्लेस पे था। ये वाला तो कट नहीं हो रहा है दोस्तों, क्या करना होगा, इसको तो हमको ऐसे ही रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है वहाँ पे। पाई का मतलब 22/7 यस, और आर दिया 3 इंटू 3 तो वही रखना पड़ेगा। ओके डन। तो यहाँ से देखो क्या होगा, 2 जा 4 44 इंटू 15 3 जा 45, तो यहाँ पे 4.5 हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा 22 इंटू 3 3 जा 9/7 डन। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 4.5 को 44 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 5 जा 22, 4 4 जा 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18, फिर 4 यहाँ ऑब्वियस सी बात है 180 ही आने वाला है, यहाँ लिख दो 0 8 8 1 9 और 1, डेसिमल एक प्लेस के बाद है तो यहाँ हटा देते हैं, तो यहाँ से आ गया 198। समझ पा रहे हो ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल एक प्लेस पे था तो रख दिया 198। और आपको पता है ये सारा जो एरिया है ये किस में आना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर रखो, यहाँ पे लिख सकते हो इसका भी वैल्यू होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये आ गया 198 प्लस 2 9 2 जा 18, 1 रखो 9 2 जा 18, दे दो मुझे 19, 198/7 आ रहा है, इतना आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ऐसा आ गया, 9 2 जा 18 9 2 जा 18 यस। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेंगे तो आएगा 7, यहाँ से 7 8 जा 56, 5 रखो अपने पास,
7 9 जा 63, जो कि यहाँ पे इंटू 7 होगा तो इधर भी 7 होगा ना, इंटू में वही कर रहा हूँ। 7 8 जा 56, 5 अपने पास, 7 9 जा 63 और प्लस 5 उसमें ऐड करेंगे तो 68 का 8, फिर 6 अपने पास, फिर 7 1 जा 7 प्लस 6 13, 1386 अब प्लस ये तो मैच ही कर रहा है, ये 198 हो जाएगा। इतना आपके पास आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप ऐड कर लो अगर इसको तो 1386 में 198 ऐड हो रहा है, 8 प्लस 6 14, 1 8 1 9 9 9 18 1 3 1 4 1 5 1584, तो यहाँ से आ गया 1584 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 पेन होल्डर के लिए जितना कार्डबोर्ड चाहिए उतने के बराबर सरफेस एरिया मिल चुका है। और बनाने कितने हैं 35, तो लिखेंगे देयरफॉर, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर्स, 35 पेन होल्डर्स क्या हो जाएगा दोस्त बताओ, 1584 अपॉन 7 इंटू कितना हो जाएगा बोलो, अरे बोलो ना, इंटू 35, क्योंकि कितने हैं 35 है, तो अब आप आसानी से निकाल सकते हो। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, 7 1 जा 7 7 5 जा, तो 5 4 जा 22, इसके बाद क्या आ गया 5 8 जा 40 और प्लस 2 42, फिर 4 हो जाएगा, 5 5 जा 25 प्लस 4 29, फिर 2 हो जाएगा, 5 1 जा 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें पेन होल्डर के लिए एरिया चाहिए। तो बोला गया था कि कितना कार्डबोर्ड हमें चाहिए होगा, कितना एरिया कार्डबोर्ड का चाहिए होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, है ना, ऐसे बोल सकते देयरफॉर एरिया ऑफ, है ना, देयरफॉर एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल टू, है ना, द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू दोस्त कितना हो जाएगा बोलो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा दोस्त क्या होगा आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर में क्वेश्चन थे ऐसे जिसमें हमें कहीं पे टाइम लगा कहीं पे नहीं लगा, बट अच्छे क्वेश्चंस हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ ये चैप्टर इजी होता जा रहा है। हो रहा है या नहीं बताओ, हो रहा है या नहीं होगा। अब जैसा स्पीड 1 में रहा है 13.1 में, 13.2 में उससे ज्यादा स्पीड रहेगा। आप करो 13.3 13.4 जब मैं कर रहा हूँगा आपसे क्वेश्चंस ज्यादा हो रहा होगा, तो मुझे लगता है कि आप एंजॉय कर पा रहे होगे इसको। अच्छे से प्रैक्टिस करो, जहां डाउट हो वहां पे मैसेज करो। देखो वीडियो बनाते वक्त मैं ज्यादा चीजों को, है ना, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल सकता उतना, क्योंकि आपका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। और ज्यादा टाइम मैं जितना लेना चाहिए उससे ज्यादा ही टाइम लेके बनाता हूँ, सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ, तो आपको इस पे टाइम देना पड़ेगा। जहां समझ जाते हो वहां पे फॉरवर्ड कर लो, जरूरी थोड़ी नहीं इतना देखना। हाँ, जिसके ये सब इसलिए कि कोई बच्चा क्या है थोड़ा सा मतलब वीक होता है, उतना प्रैक्टिस करके नहीं आया है पीछे की क्लास में, तो दिक्कत होती है, उसके लिए सारा चीज करना पड़ता है। तो बच्चों यहीं पे रुकते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं, ये वादा करते हुए कि 13.3 में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा, बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे, टेंशन मत लो।